हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए टेस्ट पेपर कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि दृष्टि आईएएस की जो टेस्ट पेपर आते हैं और साथ में ध्येय आईएएस के टेस्ट पेपर। तो दृष्टि आईएएस के टेस्ट पेपर में हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस को कंप्लीट कर लिया गया। आज हम लोग कवर करेंगे टेस्ट नंबर 4, जो आपके इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान से संबंधित होगा। और इन सभी टेस्ट पेपर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी जाती है शाम को 8-9 बजे के बाद, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए, जहां पे लिंक जो है कि वीडियो के नीचे दिया गया है। और साथ में जो ध्येय आईएएस का टेस्ट पेपर है, जिसको निशु मैम चला रही हैं, तो कल एक टेस्ट पेपर आ चुका है और आज तबियत ठीक ना होने की वजह से आज वो टेस्ट पेपर नहीं आया, तो कल आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो मैं वर्ल्ड मैपिंग करा रहा था आपको एटलस की, जिसकी 2 क्लासेस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उसकी जो आज शाम में क्लास आएगी, सुबह नहीं आ पाई थी, लेकिन आज शाम में आपको 8-9 बजे के आसपास उसकी क्लास देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पेपर को। और ये पेपर आप देखोगे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। तो हिंदी में इधर होगा, इंग्लिश में इधर होगा। तो हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में, और जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के वो भी इसे देख सकते हैं। और इसमें कुछ करंट अफेयर्स के भी प्रश्न आएंगे, जो लगभग 25 से 30 होंगे, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, करंट अफेयर्स का है। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पे ब्रजेंद्र नवनीत जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, और जुलाई 2023 में भारत की तरफ से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभालेंगे। और कितने महीने का कार्यभार रहेगा इनका? तो 9 महीने का रहेगा, अर्थात 21 मार्च 2024 तक ये बने रहेंगे इस पद पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जुलाई 2023 में किसे फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी की जो फ्रांस की यात्रा थी, जो मैंने आपको करंट अफेयर्स की सीरीज में पढ़ाया भी था, तो नरेंद्र मोदी जी को ये पूरी की पूरी अवार्ड के बारे में मैंने बताया था, तो यहां से इनको दिया गया है। और जो लोगों ने करंट अफेयर्स की सीरीज नहीं देखी, जो कि मैंने आरओ के समय चलाई थी, और वही सीरीज आपके यूपीपीसीएस में भी काम आएगी, क्योंकि वो पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट्स में मैंने पढ़ाया था, केवल 90 पेजेस में थे, जो कि आप आराम से उसको ईजिली देख पाओगे 12 लेक्चर्स में। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, निम्नलिखित में से किसे एयरलाइन को या किस एयरलाइन को एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया गया? अर्थात कौन सी ऐसी एयरलाइन है जो पर्यावरण के अनुकूल है? तो पर्यावरण के अनुकूल की बात करेंगे तो एतिहाद एयरवेज। एतिहाद एयरवेज की बात करें तो ये दुनिया की सबसे अच्छी मानी जाती है, जो कि यूएई की है। कहाँ की है? संयुक्त अरब अमीरात की राष्ट्रीय एयरलाइन है एतिहाद एयरवेज को। इसको दिया गया रेटिंग के आधार पे एनवायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी पुस्तक, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये टीएन शेषन जी के द्वारा ली गई है, मतलब लिखी गई है। और ये हमारे भारत में इलेक्शन कमीशन भी रह चुके हैं, यानी मुख्य कमिश्नर भी रह चुके हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है, विश्व युवा कौशल दिवस 2023 की थीम क्या है? तो विश्व युवा कौशल दिवस की अगर हम बात करेंगे थीम की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाने की तिथि सही सुमेलित नहीं है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को होता है, यह भी सही है आपका। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई, यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस 20 जुलाई, लेकिन मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है वो 31 जुलाई ना होकर बल्कि 26 जुलाई को मनाया जाता है। और एक और दिवस होता है इसी जुलाई में इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, जो कि 29 जुलाई को ही सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया? निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष में मीथेन तरल ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च करने वाला पहला देश बना? तो चीन। कौन बना? चीन। इसने क्या किया, अब जो है कि लिक्विड जो ऑक्सीजन है वो मीथेन के बेस पे रहेगी, इसको जो है कि लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट, क्या है नेक्स्ट प्रश्न, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस की खोज की गई? यानी कि अभी जो शुक्र यानी वीनस जो होता है, इसके वायुमंडल में कौन सी गैस खोजी गई है? तो फास्फीन यहाँ पर खोजने को मिली है। जुलाई 2023 में क्या हुआ था कि जो हवाई द्वीप से एक भेजी गई थी जो है कि तो शुक्र ग्रह का पता लगाने के लिए टेलीस्कोप को, तो इसमें पता चला कि फास्फीन गैस इसमें देखने को मिली है। तो ध्यान देना, हालांकि शुक्र ग्रह पे इन्होंने 2020 में भी पता लगाया था और अभी भी 2023 में जुलाई में फिर से पता लगा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में समाचार में रही PBWRS1 एक किस्म है, ये किसकी किस्म है? तो ये गेहूं की एक किस्म नई उपजाई गई है, जो कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है, यानी इसको जो है कि खोजा गया है या स्टैब्लिश किया गया। अगला प्रश्न है आपका, सत्रिया SATRIA-1 नामक संचार उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ने इसको जो है कि लॉन्च किया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, चंद्रयान-3 के बारे में बात करते हैं। चंद्रयान-3 के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही पूछा रहा है। इसे LVM-3M4 लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया था क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सही है, और जिसका नाम पहले क्या होता था? GSLV मैक 3 होता था। फिर इसमें इसमें मौजूद प्रपल्सन मॉड्यूल में रहने योग्य ग्रह पृथ्वी का स्पेक्ट्रोपोलरीमेट पेलोड भी इसमें लॉन्च किया गया। तो ये भी बात सही है, यानी कि सेप के नाम से। तो 1 और 2 दोनों सही, यानी कि ऐसा लगेगा कि आप पृथ्वी पर ही रह रहे हो, ऐसा एनवायरमेंट वगैरह सब क्रिएट किया गया है इसमें। तो इसको भी इसमें भेजा गया था। आगे देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन में 9वें नंबर पे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में ईरान को शामिल किया गया। जबकि 2017 की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान को शामिल किया गया था, और 2001 में जो है कि इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 2023 में सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर आप देखोगे तो भारत की जो रैंकिंग आई है 2023 में, ये 112 नंबर की रैंकिंग प्राप्त हुई है भारत को। नेक्स्ट है आपका कास पठार, जो हाल ही में खबरों में था। क्या था? कास पठार की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र में था। देखिए, करंट अफेयर्स में क्या होता है कि वन लाइनर फैक्ट होते हैं और आपको बस सीधे सीधे याद करना होता है, लेकिन जब हम पॉलिटी में आएंगे तो इसके गलत और सही हर एक पहलू पर बात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक कोई ऑप्शन दे दिया, तो इससे हमें कोई असर नहीं होना चाहिए। बस हमें याद करना है कि कास पठार जो है महाराष्ट्र के सतारा जिले में है, और साथ ही साथ ये यूनेस्को विश्व प्राकृतिक स्थल के साथ एक जैव विविधता हॉटस्पॉट भी रह चुका है, तो इसलिए ये चर्चा में है। निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्था ने सुसाइड ड्रोन विकसित किया है? सुसाइड ड्रोन आपका IIT कानपुर, जो कि यूपी से संबंधित है। ये सुसाइड ड्रोन क्यों विकसित किया गया है? तो आप देखोगे कि आत्मघाती ड्रोन है, जो कि 100 किलोमीटर तक 6 किलोग्राम तक के हथियार ले जा सकता है। मतलब 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है, 6 किलोग्राम तक का हथियार भी ले जा सकता है ये। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट नंबर है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार गरीबों की संख्या कम करने में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर है? ये मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था कि हमारा उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश लिख दिया गया है, उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में तेजी से गरीब घटे हैं। और लगभग जो है कि अगर हम पूरे देश की बात करेंगे तो पूरे देश में ये बताया जा रहा है कि 28.85% से घटकर कितने गरीब रह गए? 14.96% केवल रह गए हैं। 14.96% केवल गरीब रह गए, और जिसमें सबसे अधिक गरीब लोग कहां से घटे हैं? उत्तर प्रदेश से घटे हैं। अगला प्रश्न है, बिहू कुह महोत्सव कहां मनाया था? बिहू नहीं, बिहू असम वाला होता है, लेकिन ये बिहू कुह लिखा हुआ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी EPR एक्सटेंडेड प्रोडक्शन रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है? तो ये भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया है, इंदौर। तो ये सारी चीजें आप देखोगे करंट अफेयर्स की भी इसमें मिलेगी आपको। निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियन ग्रुप में शामिल हो गया? तो UNO के महासचिव एंटोनियो गुतरेस के निमंत्रण पे भारत सरकार इसमें शामिल हो चुकी है, तो भारत इसमें शामिल हो गया। इसमें वैश्विक स्तर पे जैसे वित्त की व्यवस्था है, खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, इनमें जो आने वाली चुनौतियां हैं इनसे समाधान करने के लिए भारत को बुलाया गया लीडरशिप के तौर पे कि आप भी आइए और इसमें जो है कि अपना विचार दीजिए। और अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना ही 2022 में की गई थी। ये सारी चीजें मैंने करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रखी है हमारे हैंड रिटन नोट्स में, आप उसकी वीडियो को देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाओगे तो करंट अफेयर्स आपको मिलेगा जो यूपी PCS और RO दोनों के लिए है, तो उसे आप पढ़ लोगे। ये वार्षिकी का है, घटना चक्र, ई दृष्टि और घटनासार का, तो वहां से आपकी बहुत सारी चीजें तैयार हो जाएंगी करंट अफेयर्स में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। असल में गिग इकोनॉमी क्या होती है? गिग इकोनॉमी एक तरीके से एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें संविदा पे लोग काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। मतलब मैंने मान लो किसी एक बच्चे को या किसी एक एस्पिरेंट से बात की कि आपको मेरे यूट्यूब पर आपको 1 साल तक काम करना है, और आपको काम क्या करना है? कंटेंट को टाइप करना है, कंटेंट राइटिंग करना है, थंबनेल बनानी है, वीडियो की एडिटिंग करनी है, और इसके लिए मैं आपको केवल 10,000 रुपए दूंगा पर मंथ के हिसाब से, इसके बाद मैं और कोई सुविधा नहीं दूंगा। तो इन्हें कहते हैं गिग श्रमिक। अब वो 1 साल तक तो मेरे पास काम करेगा, लेकिन 1 साल बाद जो है कि वो बेरोजगार हो जाएगा अगर जब तक उसे नौकरी या कोई काम नहीं मिल रहा है। तो इन लोगों के लिए भी सामाजिक सुरक्षा यानी कि जैसे पेंशन हो गया, बीमा पॉलिसी हो गई, हेल्थ पॉलिसी हो गई, इस तरीके की सुविधा देने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। तो ये चीज समझ में आ गई गिग इकोनॉमी क्या होती है और उसके लिए क्या प्रोग्राम लॉन्च किया गया।
नेक्स्ट है आपका न्यायिक समीक्षा की शक्ति में संविधान संशोधन द्वारा भी न कटौती की जा सकती है और न ही इसे हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को संविधान की मूलभूत विशेषता घोषित किया है। अब यहाँ पर प्रश्न देखिए पॉलिटी का शुरू हो गया और बहुत अच्छा प्रश्न आया हुआ है ये आपके सामने, तो आप देखोगे दोनों ही बातें सही है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जो जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति होती है, किसी भी विधि को जुडिशियल रिव्यू किया जाता है कि क्या वो विधि सही है कि गलत है या संविधान के अनुरूप है कि नहीं, तो क्या इस विधि को संसद संवैधानिक संशोधन आर्टिकल 368 का प्रयोग करके इसे समाप्त कर सकती है? क्या इसमें कटौती कर सकती है? तो हम कहेंगे बिल्कुल कर सकती है। क्या? तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कहा है कि ना तो कटौती कर सकते हैं और ना ही इसे हटाया जा सकता। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि संविधान की मूलभूत विशेषता घोषित की जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई सारे निर्णयों में, और इसलिए आप देखोगे कि आर्टिकल नंबर 368 के तहत भी केशवानंद भारती में कहा गया था कि आप संविधान की मूलभूत आधारभूत ढांचाओं पर कोई संशोधन नहीं कर सकते। इसीलिए आर्टिकल 32 के प्रावधान में आप नए नए प्रावधान तो जोड़ सकते हो, लेकिन उसमें कटौती या उसे समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये मूल अधिकार का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया कि बातें सही भी है और व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यायालयों के न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पे जैसे अगर आप लोग हिंदी मीडियम से और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर न्यायाधीश क्षेत्राधिकार क्या कहा जा रहा है, तो कुछ शब्दों को आप इंग्लिश में भी देखने की कोशिश किया करिए। रिट ज्यूरिडिक्शन, रिट ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या हो गया कि कहीं ना कहीं ये आर्टिकल 32 के बारे में बात कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो 32 का प्रयोग करेगी, हाई कोर्ट की बात करेंगे तो 226 का प्रयोग करेगी। अब आ जाओ आर्टिकल 32 के बारे में पूछा जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायाधीश जारी कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय की तुलना में व्यापक है। बिल्कुल सही बात है। जो 5 प्रकार की रिट दी हुई है आर्टिकल 32 में, इसके अलावा भी जाके किसी और प्रकार के लिए भी रिट जारी की जा सकती है हाई कोर्ट के द्वारा। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो यहां पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद का प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन की बात करता है। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना। तो यहां पर आप देखोगे कि 124 भी सही है इसकी स्थापना के बारे में, 126 भी सही है कार्यवाहक के रूप में, 141 भी सही है कि सभी न्यायालयों पर लागू होने का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं आपके जो भी निर्णय होंगे या जो भी कानून होंगे वो सभी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब पे लागू होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है उसे न्यायालय को मानना होता है। लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात नहीं होती, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय का आसन होता है, यानी पीठ होती है कि कहाँ पे उसकी सुनवाई होगी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की विशेष शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। बिल्कुल, हालांकि इसमें दोनों सदनों की उपयोगिता होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लेकिन सबसे पहले जो विधेयक शुरू होगा वो राज्यसभा में होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति वहां का सभापति है। तो पहला पॉइंट सही हो गया। दूसरा, यह धन विधेयक में संशोधन कर सकती है अथवा उसे अस्वीकार कर सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 14 दिन तक बस अपने पास रखेगी, इस पे जो है कि केवल वो सिफारिश कर सकती है, लेकिन लोकसभा उस सिफारिश को माने या ना माने ये उसके हित में है, यानी लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला सही है, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 25 नंबर, दल परिवर्तन रोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जिसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ऐड किया गया था, और ये राजीव गांधी जी के प्राइम मिनिस्टर जब थे उस समय सरकार के द्वारा ऐड किया गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर दल को बदलता है तो उसके ऊपर ये कानून लगेगा और उससे उसकी संसद की सदस्यता रद्द हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करें जरा 11वीं अनुसूची की, तो ये आपके पंचायतों से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है, जिसे 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। छठी अनुसूची की बात करेंगे तो ये आपके ट्राइबल एरिया से संबंधित है, यानी जनजातीय क्षेत्रों से, जिसमें 4 राज्य आते हैं, जिसके लिए मैंने ट्रिक बना रखी है अत्रि में, यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और इसके बाद अगर आप देखोगे 7वीं अनुसूची की बात करेंगे तो 7वीं अनुसूची में आपको संघ सूची देखने को मिलेगी, राज्य सूची देखने को मिलेगी और समवर्ती सूची देखने को मिलेगी। वर्तमान में जो संघ सूची है इसमें लगभग कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। और जो राज्य सूची इसमें कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो इसमें 52 विषय हैं। तो ये वर्तमान में विषय हैं। तो ये अलग अलग अनुसूचियां जो दी थी वो भी मैंने बता दी आपको।
जब भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति केवल अधिकतम कितनी अवधि तक ही राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अब भाई वैसे तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है, अगर संवैधानिक कदाचार के आधार पर उसे हटाया ना जाए, लेकिन राष्ट्रपति अनुपस्थित है अर्थात उसकी जगह खाली हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम तो करेगा लेकिन अधिकतम 6 महीने तक। तो इसका मतलब है कि 6 महीने के अंदर एक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना चाहिए। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लग रही होगी और टेस्ट पेपर की आपको सीरीज भी अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो लाइक कर देना दोस्तों, और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार के आपको यूपी पीसीएस की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाती है और बिल्कुल पिन पॉइंटेड चीजें, बहुत एक्स्ट्रा कचरा मटेरियल नहीं, केवल जितना एग्जाम के लिए जरूरी है बस वही चीज। और साथ में हमारे एक न्यू यूट्यूब चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, जिस पर मैं विजन आईएएस के टेस्ट पेपर यूपीएससी 2024 के लिए और पीटी 365 को जो है कि शुरू करूंगा। हालांकि मैं पहले ग्लैंस एकेडमी पर ही पढ़ाता था, लेकिन अब मैंने यूपीएससी के लिए एक अलग चैनल बना जिसका नाम है अबाउट यूपीएससी। अब यहां पर हम अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो अनुच्छेद 330 में अगर आप देखोगे तो एससी कैटेगरी को दिए गए हैं 84 सीट और एसटी कैटेगरी को दिए गए हैं 47 सीटें। ये लोकसभा की स्थिति है। और 332 की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी राज्य विधानसभा जहां जहां पे होंगी, हालांकि है तो हर जगह, राज्य विधानसभा में एससी और एसटी की वहां की जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका सी वाला ऑप्शन नहीं होगा बल्कि ए होगा, क्योंकि लोकसभा के लिए पूछा जा रहा है। और 332 में राज्यसभा की मतलब राज्य विधानसभा के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया? राज्य विधानसभा के बारे में कहा गया है। अगर मैं आर्टिकल 243 की बात करूं तो ये जो नगर पालिकाएं होती है, जो स्थानीय शासन होते हैं, यहां पर एससी एसटी के आरक्षण की बात की गई है। और अगर हम 335 की बात करें तो प्रशासन की प्रभावकारिता को बनाए रखने के लिए जो एससी एसटी के जो दावे होते हैं उसको प्रभाव में देखा जाएगा, यानी कि उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, जो कि हमने करंट अफेयर्स में बहुत डिटेल से पढ़ा है, 106वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। अगर मैं इसके बिल की बात करूं तो ये 128 नंबर पे बिल था, यानी बिल की अगर हम बात करें तो 128वें नंबर पे विधेयक था। जब राष्ट्रपति की इस पे मंजूरी हो गई तो ये अधिनियम बन गया। भारत द्वारा कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण और कुछ अन्य क्षेत्रों के बांग्लादेश को हस्तांतरण गलत है। लोकसभा राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कुछ सीटों में 1/3 की सीटें आरक्षण होंगी। वस्तु एवं सेवा कर, सामाजिक और शैक्षणिक रूप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है। तो ये भी चीजें मैंने आपके यूपी पीसीएस पीवाईक्यू जो थे उसकी आज मैंने इंडियन पॉलिटी की पूरी सीरीज चालू की थी, जिसमें 2015 से लेकर 2023 तक के पूरे हैंड रिटन नोट्स को कराया था केवल पॉलिटी की। और इसमें 9 साल के पूरे पेपर थे, जिसमें आप देखोगे मैंने 28 क्वेश्चन भी डील किया, 29 भी। मैंने बताया कि 20 जो है कि अधिकतम लोकसभा सीटें आ सकती हैं, लेकिन 20 में क्या है, दिल्ली से मिलेगी 7, जम्मू कश्मीर से मिलेगी 5 मिलेगी, नहीं सही है 6 आएंगी, ठीक है, और लद्दाख से है कि ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब अनुच्छेद 3 को भी मैंने बताया आपको। अनुच्छेद 3 क्या होता है कि ये भारतीय संविधान के तहत ये शक्ति प्राप्त है कि संसद किसी भी राज्य के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है या फिर एक नए राज्य का भी निर्माण कर सकती है। तो यह संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने या नाम परिवर्तन का अधिकार देता है, सही बात है। और इसके द्वारा किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, 30 का ए हो जाएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर, क्या दे रहा है अगला पॉइंट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। और हम लोग विचार करना शुरू कर देते हैं, यही तो करते हैं हम लोग एग्जाम में। तो देखिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता के लिए पात्र माना गया, क्या अल्पसंख्यक के रूप में माना गया था। और अधिनियम के प्रावधान भारत के संविधान में उल्लिखित 6ठी अनुसूची वाले राज्यों पर लागू नहीं होंगे क्या। ये जो अधिनियम के प्रावधान है ये 6ठी अनुसूची पर लागू होंगे कि नहीं। अगर नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है कि जो 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम आते हैं, इट मीन्स कि इसमें आने वाले लोगों को क्या अवैध माना जाएगा या उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों ही बातें यहाँ पर सही कही गई है। यानी जो 6 समुदाय हैं, जिसमें हिंदू, पारसी, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, ये 6 समुदाय और 3 मुस्लिम कंट्री, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहां से अगर भारत में आए हुए हैं तो उन्हें भारतीय नागरिकता दे दी गई, अल्पसंख्यक कह के। ठीक है, आगे देखते हैं। कुसीना माने ये किस राज्य की एक पहल है। तो ये करंट अफेयर्स का प्रश्न हो सकता है, तो इसको जरा देख लेते हैं कि ये क्या है, किससे संबंधित है। तो ये कर्नाटक की एक पहल है और इसमें क्या है, कर्नाटक सरकार ने जो कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए 4000 ग्राम पंचायतों में कुसीना माने स्थापित करने की योजना की है। और कुसीना माने कुछ और नहीं बल्कि एक
कर्नाटक की क्षेत्रीय भाषा में कहा जाता है जो बाल गृह होता है, अर्थात कि जो महिलाएं काम कर रही होती मनरेगा में, किसमें काम कर रही होती, मनरेगा में। तो मनरेगा में जब वो काम कर रही होती तो उनके छोटे छोटे बच्चे भी उनके साथ रहते हैं। तो ऐसे में एक घर बनाया जाएगा, यानी 4000 ग्राम पंचायतों में, कि वहां पर जो है कि उनके बच्चे खेल सके और रह सके, वहां पे उनकी देखभाल हो सके, उनको सुरक्षा मिल सके, उनको भोजन मिल सके, ताकि वो महिलाएं अपना दिन भर अपना मनरेगा का काम करते रहें। तो बहुत अच्छी योजना है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी योजना है, ये पूछा जा सकता है प्रश्न। नेक्स्ट है आपका मागुरी माटुपुंग बिल नामक एक आर्द्रभूमि स्थित है। ये आर्द्रभूमि कहां पर स्थित है, तो ये असम में स्थित है। कहां पर है, असम में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, फीफा महिला विश्व कप में गोल्डन बॉल विजेता कौन रहा। गोल्डन बॉल विजेता जो है कि महिला विश्व कप में कौन रही, तो ये हो जाएगा आपका एटेना बोनमती। अब नमो 108 क्या है, तो ये कमल की एक प्रकृति है, मतलब कि एक कमल की किस्म है जिसको नमो ना कह के बस इस तरीके से कहा था, नमो 108। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको CSIR और लखनऊ में जो है कि एक ब्रांच है, इसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया, यानी इसका विकास किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका 108 नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें 108 फूलों की पत्तियां भी देखने को मिलती है। कितनी पत्तियां, 108 पत्तियां। अगला प्रश्न है आपका, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने पोत निर्माण के क्षेत्र में भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो सही हो जाएगा उत्तर केन्या। केन्या ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, माया ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है। तो माया ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो ये आपके डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, ऑपरेशन या अभ्यास जायद तलवार के बारे में बात करना है। ये भारत और यूएई के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है क्या, तो हम कहेंगे सही है ये बात, तो क्योंकि यूएई के साथ होता है और द्विपक्षीय भी होता है। ठीक है। 2023 के अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज INS विशाखापट्टनम और INS त्रिकंद थे, तो यह भी सही है। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही यहां पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सुस्वागतम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि अधिवक्ताओं को या आगंतुकों, प्रशिक्षुओं या अन्य लोगों को स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत करने तथा शीर्ष न्यायालय में प्रवेश के लिए ई पास बनाने में सक्षम करता है। अब जैसे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सिक्योरिटी होती है, हर लोग नहीं जा सकते, ऐसे नहीं मनमानी चले जाओगे, तो उसमें जो एडवोकेट होते हैं या जो कोई आगंतुक होते हैं या कोई ट्रेनर होते हैं जो वकीलों के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, सेल्फ से ही अपना एक पंजीकरण करा लेंगे और एक पास मिल जाएगा उन्हें, जो गेट पे सिक्योरिटी गार्ड को दिखा के एंट्री कर लेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुस्वागतम पोर्टल चलाया गया है। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं, वेस्टर्न ट्रैगोपैन किस भारतीय राज्य का राज्य पक्षी घोषित किया गया है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया, जिसकी गले क्या होते हैं, हल्का लाल कलर के होते हैं। हवाना सिंड्रोम का तात्पर्य क्या है, तो ये मानसिक स्वास्थ्य सिंड्रोम है। हवाना सिंड्रोम जो है ये मानसिक स्वास्थ्य सिंड्रोम है जो स्पंदित विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा या क्लोज रेंज अल्ट्रासाउंड के कारण उत्पन्न होता है। अब यहां पर हम देखेंगे कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन आपके अपकेंद्रण पे काम करती है। जैसे अगर आप देखोगे कपड़ा डालोगे तो वो ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूमती है अंदर की ओर, बाहर की ओर, और इसी तरीके से जब आप दूध वगैरह मथते हो तो ये भी अपकेंद्रण की तरफ होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कंपाला घोषणा से संबंधित है, तो ध्यान देना कंपाला घोषणा से पूछा जा रहा है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूं कि कंपाला पे, तो ये हो जाएगा जलवायु परिवर्तन पे संबंधित है, क्योंकि महाद्वीप पर मानव गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के बीच अंतर संबंध को संबोधित करने के लिए प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पे कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा की गई थी। हालांकि ये जो निर्णय था ये केन्या और युगांडा के द्वारा लिया गया था मुख्य रूप से। मायलारा पंथ अस्तित्व में आया है, ये है क्या, ये किस क्षेत्र में ये डेवलप किया जा रहा है, तो अगर आप देखोगे कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। 2 प्राचीन मूर्तियों की खोज हुई है यहाँ से, जो कि मायलारा पंथ की मौजूदगी का पता यहाँ पर चलता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, अंडूरी उत्सव क्या होता है, ये किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है या राज्य में मनाया जाता है, तो जो अंडूरी उत्सव है ये आपके उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, और हालांकि इसे बटर होली के नाम से भी लोग जानते हैं, क्योंकि लोग खेल खेल में एक दूसरे को मक्खन, दूध और छाछ लगाते हैं, तो बटर वाली चीज लगाते हैं और होली की तरह खेलते हैं। किसी आयोग की सिफारिश पर गठित एकमात्र जो है कि संवैधानिक निकाय कौन है, किसी आयोग यानी कमेटी के कहने पर, तो वो हो जाएगा आपका अंतर्राज्यीय परिषद। ध्यान देना, अंतर्राज्यीय परिषद ही तो गठित किया गया था। आपका भारतीय चुनाव आयोग आर्टिकल नंबर 324 के तहत सेल्फ था, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 के तहत खुद ही स्टैब्लिश था। आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति ने इसको स्टैब्लिश किया। लेकिन अगर आप देखोगे अंतर्राज्यीय परिषद की, तो 1983 में एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था सरकारिया कमेटी, और जिसने अपनी रिपोर्ट 1988
1988 में दी थी और इसने कहा था, इसलिए 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद को गठित किया गया था। और उस समय जो प्रधानमंत्री साहब थे वो कौन थे, यानी किसकी सरकार कही जाती है, नरसिम्हा राव की कही जाती है। तो 1990 में पहली बार सरकारिया आयोग के कहने पे आर्टिकल नंबर 263 का प्रयोग करके अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। हालांकि अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे, पीएम होंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे 47 प्रश्न नंबर पे। देखते हैं, उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के बारे में, उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अवमानना हेतु दंडित करना संविधान में परिभाषित है कि नहीं है। तो हम कहेंगे देखो संविधान में परिभाषित तो नहीं है, अवमानना की बात करें तो संविधान में परिभाषित नहीं होता है। 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 2 या अधिक राज्यों हेतु उच्च न्यायालय का प्रावधान किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अवमानना के लिए दंड तो दिया जा सकता है लेकिन संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया कि किस प्रकार की अवमानना पे आप दोगे। बस इतना कह दिया गया आर्टिकल नंबर 215 के तहत कि कोर्ट को या न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है, लेकिन किस प्रकार की अवमानना होगी। अब पता चले कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अभी कोई निर्णय दिया और आपने उस निर्णय की आलोचना कर दी, तो हो सकता है यह अवमानना हो, या हो सकता है कुछ और इस तरीके का रिएक्ट करें तो वो अवमानना की श्रेणी में आएगा। तो ये चीज आपको समझनी होगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे 48 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के स्रोत यानी देश सुमेलित नहीं। अब जैसे एकल नागरिकता की बात करेंगे तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई। भारत की नागरिकता क्या होती है, हम अपने पासपोर्ट पे देख सकते हैं या वोटर आईडी कार्ड पे देखेंगे तो क्या लिखा होता है कि भारतीय नागरिक या भारतीय गणराज्य लिखा होता है, तो हम भारत के नागरिक हैं और ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की बात करें तो यह आयरलैंड से लिया गया। न्यायिक समीक्षा की बात करेंगे तो अमेरिका के संविधान से। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है आर्टिकल नंबर 368 के तहत, ये आपने कहां से लिया, तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। ये जापान का संविधान नहीं है दोस्तों, बल्कि साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया है। और साथ ही साथ जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है ना, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो कि राज्य सरकारें करती हैं, तो ये भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अब आ जाइए और बातें देखते हैं। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में शपथ का उल्लेख नहीं है। किसके लिए नहीं है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए यह भी है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए यह भी है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अगर हम बात करेंगे तो क्या इसके लिए है। तो यहां पर आप देखोगे कि ए ऑप्शन यहां पे गलत है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो शपथ का प्रावधान है वो 3री अनुसूची में वर्णित नहीं है। ठीक है, वो 3री अनुसूची में उनका वर्णन नहीं होता, बाकी इन तीनों का होता है। और ये भी मैंने आपको पॉलिटी के जो PYQ मैंने आज सुबह कराए हैं उसमें सारी चीजें मैंने ये मेंशन कर रखी है, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। इसी तरीके के आपको अदर सब्जेक्ट्स के भी अब सिंगल PYQ देखने को मिलेंगे 2015 से लेकर 2023 तक के पूरे कंप्लीट। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से प्रस्तावना का कौन सा आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया गया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तो लिया गया लेकिन न्याय नहीं लिया गया। क्या मैंने कहा, न्याय नहीं लिया गया। ठीक है, अब चलते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। तो देखिए 103 के द्वारा EWS का प्रावधान लाया गया था और 103 वाला जो संवैधानिक संशोधन हुआ ये आपका 2019 में होता है। अब 101 में अगर बात करें तो इसमें क्या कहा गया, इसमें GST की शुरुआत की गई थी जो कि 2017 में किया गया था GST के लिए। 102 की बात करेंगे तो ये OBC कमीशन जो कि अदर बैकवर्ड कास्ट होती है, जिसके तहत आर्टिकल नंबर 338 भी जोड़ा गया और ये प्रावधान 2018 में लाके इसे संवैधानिक संशोधन बनाया गया। और उसके बाद 99 की बात करेंगे तो ये NJAC से संबंधित थी, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। हालांकि इसे कॉलेजियम व्यवस्था को जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका 103। नेक्स्ट है आपका 7वीं अनुसूची के जो विषय है वो सुमेलित नहीं है। तो मादक लीकर यानी कि जो लीकर होती है यानी कि ड्रिंक्स वगैरह होती है ये आपके राज्य सूची में आते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये शवगाड़ना या कब्रिस्तान की बात करेंगे तो क्या ये संवर्ती सूची में आते हैं। दिवालियापन और दिवाला ये संवर्ती सूची में आता है और डाकघर बचत बैंक संघ सूची में। अब देखिए किसी शव को गाड़ना है या कब्रिस्तान बनाना है कुछ भी तो ये राज्य सरकार का विषय होता है, केंद्र सरकार का विषय नहीं। तो जब केंद्र सरकार का विषय नहीं है तो हम इसे संवर्ती सूची में क्यों डालें, हम इसे राज्य सूची में डायरेक्ट डाल देंगे। तो इसलिए बी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडलों के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति को निर्दिष्ट करता है। तो ध्यान से समझो फिर से कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति संसद को देता है। तो आर्टिकल नंबर 327
क्या कहता है कि विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 324 की बात करेंगे तो ये इलेक्शन कमीशन का गठन होता है। आर्टिकल नंबर 325 की बात करेंगे तो इसमें कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के आधार पे मतदाता सूची में कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं माना जाएगा, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे धर्म हो, नस्ल हो, जाति, लिंग, किसी भी आधार पे उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। सबको मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा अगर वो 18 वर्ष की उम्र क्रॉस कर लेता है। और आर्टिकल नंबर 326 की बात करेंगे तो ये वयस्क मताधिकार की बात करता है, जो लोकसभा और राज्य विधानसभा में वयस्क मताधिकार की बात करता है। इसीलिए मतदान का अधिकार आपका वैधानिक मतलब विधिक होने के साथ साथ संवैधानिक भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर अलग अध्याय शामिल करने की सिफारिश की थी? तो मौलिक कर्तव्यों के लिए स्वर्ण सिंह समिति जो थी, इसके द्वारा जो है कि सिफारिश की गई थी। और इसकी सिफारिश पर ही फिर 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है इसको 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य का विचार रूस से लिया गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ अनुच्छेद हैं और इनके प्रावधान यहाँ पर हैं, तो इसको मिलान करना है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल नंबर 76 की बात करेंगे तो ये कौन हो जाएगा? भारत का महान्यायवादी। चलो तो हम इसके आगे डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे भारत का महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76, और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आर्टिकल नंबर 148 हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 63। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए आप लिखोगे क्या? आर्टिकल नंबर 93। तो ये आपका मिलान सही हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं भौगोलिक संकेतक प्राप्त यानी कि जीआई टैग को प्राप्त जडेरी, नमकट्टी और चोडी बुट्टा ये साड़ी किस क्षेत्र से संबंधित है जिनको जीआई टैग ऑलरेडी दिया जा चुका है? तो ये आपके तमिलनाडु से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से देविका नदी कायाकल्प परियोजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? देविका नदी के बारे में, यह नमामि गंगे अभियान से अभिप्रेरित एक पहल है। इस परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये दोनों ही बातें सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है आपका, डेन्यूब नदी पर यूक्रेनी पत्तनों को काला सागर से जोड़ने वाला मार्ग कौन सा है? जो डेन्यूब नदी है और वहां पे जो यूक्रेन के जो पत्तन है यानी कि पोर्ट है इंपॉर्टेंट, उन्हें जोड़ने के लिए काला सागर से वो कौन सा इंपॉर्टेंट मार्ग है? तो इसे कहते हैं सुनीला चैनल। क्या कहते हैं? सुनीला चैनल। और ये सारी चीजें मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैपिंग में कंप्लीट करा रहा हूँ। हालांकि अभी 2 ही क्लास हुई थी जिसमें हम लोगों ने अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप को देखा था और बहुत डिटेल में दोस्तों करा रहा हूँ। ऐसा शायद आपको पूरे यूट्यूब पर एटलस के द्वारा कोई नहीं करा रहा होगा। तो एक बार आप मेरे कहने से उन क्लासेस को जरूर देख लेना। मैं पक्का कह रहा हूं कि आप उस क्लास को फिर रेगुलर देखने लगोगे। हालांकि आज एक इसकी क्लास और आएगी, 9 बजे आएगी शाम में। सुबह नहीं आई तो शाम में 9 बजे आएगी आज। नेक्स्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 40 नंबर पे आती है। और इसको कौन जारी करता है ये भी ध्यान रखना, वीपो के द्वारा जारी किया था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें भारत की रैंकिंग क्या दी गई? 40 नंबर पे। और पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड आता है जो इनोवेशन में सबसे आगे है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पद्दारी जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? तो पद्दारी जनजाति के लोग जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। इबेरियन भेड़िया अंडालुसिया के में मतलब एक विलुप्त प्रजाति अंडालुसिया है और यह स्थित है कहां पे है भाई ये प्रजाति? तो ये स्पेन में स्थित है। अगला प्रश्न आता है आपका 62 की बात करें तो राज्य विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए लंबित रख सकता है? राज्य विधान परिषद की बात हुई तो यहाँ पे अधिकतम आ रहा है। अब कुछ लोग यहाँ पे 4 महीने की बात करेंगे, कुछ लोग यहाँ पर 3 महीने की बात करेंगे। तो कंफ्यूजन दोस्तों नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है 4 महीने। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जब विधानसभा के द्वारा पहली बार विधान परिषद में कोई विधेयक भेजा जाता है तो उसके बाद 3 महीने का समय होता है कि 3 महीने तक वो अपना विचार कर ले, इस पर संशोधन कर ले या कोई प्रावधान है तो वो बता दे। लेकिन अगर 3 महीने तक भी विचार नहीं किया जाता है और फिर जब दोबारा ये विधानसभा से दोबारा आता है तो इसमें 1 महीने का समय और दिया जाता है। तो इस तरीके से अधिकतम विधान परिषद के पास 4 महीने का समय होता है, इसलिए आपको केवल 4 महीने का ऑप्शन देखना है। निर्वाचन पद्धति के रूप में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सुनिश्चित करती है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है इससे अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। कैसे कहा जा रहा है? जैसे मान लीजिए समानुपातिक का मतलब होता है कि जितने भी अनुपात में आप सीट जीतकर आए हो या जितना आपने मतदान प्राप्त किया उतने ही अनुपात में आपको क्या दिया जाए? प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। तो इस तरीके से सभी लोगों को मिल जाता है और अल्पसंख्यकों को भी मिल जाता है। चाहे अगर वो कम सीट जीत के आएंगे तो कम मिलेगा, अधिक सीट जीत के आएंगे तो अधिक मिल जाएगी प्रतिनिधित्व। तो इससे अल्पसंख्यकों के लिए बेहतर माना जाता है। अगला प्रश्न है 64, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या निकाय गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो आप इसको देखोगे डी ऑप्शन हो जाएगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। जबकि अगर मैं बात करूं अंतर्राज्यीय
परिषद की बात करूंगा तो आर्टिकल नंबर 263 के अंतर्गत आता है। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करेंगे तो ये किसके अंतर्गत आता है, 1993 के अधिनियम के द्वारा आता है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA अर्थात नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये तीनों के तीनों जो है कि गृह मंत्रालय में आती है, लेकिन केंद्रीय सतर्कता आयोग ये नहीं आता, क्योंकि इसकी स्थापना जो की गई थी दोस्तों वो 1964 में संथानम कमेटी के द्वारा की गई थी, यानी उसकी सिफारिश पर, और ये भ्रष्टाचार से संबंधित मामले को देखती है, इसलिए गृह मंत्रालय में नहीं आती है और ये संसद के प्रति केवल उत्तरदायी होती है। और इसे 2005 में, ठीक है, 2005 में नहीं 2003 में आप इसे वैधानिक दर्जे के रूप में देखोगे कि 2003 में से वैधानिक दर्जा दे दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, ग्राम सभा में शामिल होते हैं तो पंचायत के सभी पंजीकृत मतदाता जो कि वोटर लिस्ट में सम्मिलित होते हैं, पंजीकृत होते हैं, वही लोग केवल ग्राम सभा के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए ग्राम सभा के अंतर्गत उन्हें ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन से राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से राज्य विधानमंडल के बारे में सही है? तो आप देखोगे कि राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ये केवल और केवल केंद्रीय स्तर पर संसदों के बीच में है, दोनों सदनों के बीच अगर गतिरोध होता है तो आर्टिकल नंबर 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुला सकता है और इसकी अध्यक्षता आर्टिकल नंबर 118 के तहत लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जा सकती है। लेकिन राज्य विधानमंडल के पास कोई भी संयुक्त प्रावधान नहीं है संयुक्त बैठक का, तो ये बात सही है। दूसरा, राज्य परिषद के सदस्य की संख्या उस राज्य की राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करेगी, बिल्कुल। राज्य परिषद यानी कि राज्य विधान परिषद की बात करें तो इसकी सदस्यता जो है वो मैक्सिमम सदस्यता हो सकती है विधानसभा के 1/3, यानी विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं और न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकती, तो अर्थात विधानसभा की संख्या पर तो निर्भर कर रही है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है, तो 66 का बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास निहित होती है? तो अवशिष्ट विषयों पर जो कानून बनाते हैं वो आपके संसद बनाती है, क्योंकि जो विषय संघ सूची या फिर राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची में शामिल नहीं होते उन्हीं को हम अवशिष्ट विषय कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका, या अगला प्रश्न है 68 नंबर की बात करें, राज्य विधानसभा में किसी भी कार्य के संचालन के लिए आवश्यक कार्य साधक संख्या या कोरम कितनी होगी? तो सिंपल सी बात है, चाहे वो राज्य विधानसभा में और लोकसभा में हो, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग यानी 1/10 लोग होने ही चाहिए। अब मान लीजिए किसी सदन की संख्या 100 है तो इसमें कम से कम न्यूनतम 10 लोगों का होना जरूरी है, तभी जो है कि उसमें कोई भी प्रकार का संचालन या चर्चा हो सकती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? अभी मैंने आपको बताया था कि संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर हमने 1990 में क्या देखा? अंतर्राज्यीय परिषद को एस्टैब्लिश किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे अनुसूची दी हुई है, यानी कि यहाँ पे अनुसूची नहीं कहना था, यहाँ पे कहना चाहिए था आपको अनुच्छेद, और इनके प्रावधानों की बात की जा रही है। हालांकि ये चारों के चारों प्रावधान आपके पंचायती राज से संबंधित हैं, लेकिन ध्यान से आपको समझना है। तो आर्टिकल नंबर 243D जो होता है वो SC ST महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए या यूं कह कि रिजर्वेशन की बात करता है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि सीटों का आरक्षण की बात की जाती है। इसमें महिलाओं को भी दिया था 1/3 आरक्षण और SC ST को उनकी जनसंख्या के अनुसार 1/3 आरक्षण दिया जाता है। 243E की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पंचायत की अवधि, जो कि सामान्यतः 5 साल की होती है। 243I की बात करेंगे तो यहाँ पे वित्त आयोग का एक गठन किया जाएगा, वित्तीय समिति यानी कि वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए। और 243L की बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेशों पर जब लागू होगी पंचायतें तो ये प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका 71, निम्नलिखित में से कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के प्रावधानों के तहत नहीं की गई है? तो आप देखोगे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी में तो की गई थी, लेकिन इलाहाबाद में नहीं की गई थी, क्योंकि इलाहाबाद में जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो आपको देखने को मिलेगा 1866 में। तो 1861 के अधिनियम के तहत ये तीनों ही हाईकोर्ट आपको 1862 में एस्टैब्लिश देखेंगे और फिर चौथे हाईकोर्ट के रूप में 1866 को एस्टैब्लिश किया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा था आपसे। अगला प्रश्न है आपका, राज्यपाल धन विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुशंसा के पश्चात ही पेश किया जाता है। तो जो चीज पूर्व अनुशंसा के पश्चात पेश की जाती है उस पर फिर दोबारा आप पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हो। तो A और R दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रही। हालांकि यही प्रोविजन आपके राष्ट्रपति महोदय के लिए भी रहेगा कि राष्ट्रपति महोदय भी धन विधेयक को वापस नहीं भेज सकते। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पंचायत उपबंध यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल एरिया अधिनियम के बारे में सही है?
यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा, यही तो गलत है। ये अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू करने के लिए ही तो लाया गया था। और अनुसूचित क्षेत्र का मतलब हो गया अनुसूची नंबर 5, जिसमें हम लोग शेड्यूल एरिया की बात करते हैं, जिसमें लगभग 11-12 जो है कि राज्य हैं, जिनमें से कुछ राज्यों ने, लगभग 7-8 राज्यों ने इस पे अपनी सहमति भी दे दी है। और इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत केवल 10 राज्य शामिल है। हाँ देखिए 11 में क्या था, केवल 10 राज्य शामिल है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला गलत है। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस समिति का अध्यक्ष होता है? तो जो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वो किस समिति के अध्यक्ष स्वतः बन जाते हैं? तो व्यवसाय सलाहकार समिति के भी होते हैं, नियम समिति के भी होते हैं, सामान्य प्रयोजन समिति के भी होते हैं। तो 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगली बात करते हैं 75 प्रश्न की। अब यहां पर हम अगला प्रश्न देखेंगे 75 नंबर पे। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 का परिणाम नहीं था? तो प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, यह भी सही है। मौलिक कर्तव्यों को भाग मतलब कि भाग 4A में जोड़ा गया था और अनुच्छेद नंबर 51 क में जोड़ा गया था, यह भी सही है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया था, यही गलत है, क्योंकि ये 42वें से नहीं बल्कि 44वें संवैधानिक संशोधन से किया गया था और आर्टिकल नंबर 300A में शामिल किया गया। 39A के रूप में समान न्याय और मुफ्त कानूनी सलाह को भी जोड़ा गया था। तो केवल सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं हो, क्योंकि इसको 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा मोरारजी देसाई जी की जब गवर्नमेंट थी, जनता संघ की, जनता पार्टी के, तब इसे जो है कि चेंजेस किए गए थे यहाँ पे। अगला यहाँ पे बात करेंगे हम, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है? तो भाग 14 हो जाएगा, जिसमें लोक सेवा आयोग की बात की जाती है, अर्थात कि लोक सेवा आयोग चाहे राज्य के लोक सेवा आयोग हो, यूपी पीसीएस जैसे बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, या फिर आपके यूपीएससी जो संघ लोक सेवा आयोग होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे भाग 15 की, ध्यान देना कि जरा ध्यान से समझना कि भाग 15 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, निर्वाचन की बात की गई, यानी इलेक्शन कमीशन वगैरह जो कि राज्यों के और केंद्र सरकार के लोकसभा के जो निर्वाचन होते हैं वो किस प्रकार से होंगे, इसके बारे में बात की गई है। और वहीं भाग 20 की बात अगर हम करेंगे तो एक संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों की बात करता है, जिसमें आर्टिकल नंबर 368 का वर्णन किया गया। और अगर हम भाग 12 की बात करेंगे तो भाग 11 नहीं, भाग 12 की बात की जाएगी तो वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद विवाद, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग। अब यहां पर आपको बताना कौन संविधान के अनुसार नहीं है। तो देखिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, यह भी सही है। संघ और भारत के नियंत्रक लेखा परीक्षक 148 में, संघ लोक सेवा आयोग की बात करेंगे तो आर्टिकल 315 है। लेकिन केंद्रीय सूचना आयोग जो होता है वो आपका संसद के द्वारा बनाया गया, न कि केंद्र मतलब कि अधिनियम जो संवैधानिक है उसके द्वारा नहीं है, ठीक है, संवैधानिक संशोधन के द्वारा नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन पदधारी लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं दे सकता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका महान्यायवादी, जो कि भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी या कानून अधिकारी होता है और आर्टिकल नंबर 76 के तहत इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसको जो वेतन मिलता है वो वेतन न मिलकर पारिश्रमिक मिलता है और इस पारिश्रमिक का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, 79 की बात करेंगे एनजीटी की, कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 2010 में की गई थी, ध्यान देना 2010 में। अगला प्रश्न है वित्त आयोग से संबंधित है, तो वित्त आयोग के संदर्भ में कौन से कथन सही है? इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति वित्त मंत्री द्वारा की जाती है, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि आर्टिकल नंबर 280 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट गलत। इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं क्या? तो हम कहेंगे यहाँ पर कि हाँ बिल्कुल जो है कि ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। इट मीन्स कि बी वाला ऑप्शन सही है, केवल 2, पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखेंगे 81 नंबर पे, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित के लिए परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों के प्रावधानों की रूपरेखा नहीं दी गई है। तो किसके लिए नहीं दी गई है? देखो कि राज्य के राज्यपाल के बारे में संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते की बात की, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लिए भी है और लोकसभा स्पीकर के लिए भी है, परंतु भारत के महान्यायवादी के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए जो परिलब्धि होगी, वेतन भत्ते या जो भी सुविधाएं होंगी, पारिश्रमिक होगी, उसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया था, न कि संविधान की दूसरी अनुसूची में। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया था, इसलिए भारत का महान्यायवादी अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से संबंधित है? तो आप देखोगे मणिपुरी जो भाषा है ये संबंधित है इससे,
ठीक है, हिंदी है कि नहीं ये बताइए। बहुत लोग इस पे कंफ्यूजन में आते हैं कि हिंदी है कि नहीं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल हिंदी भी है, ध्यान देना हिंदी भी है, लेकिन ना तो अंग्रेजी है और ना ही मीजो है। तो 22 भाषाओं में आप देखोगे यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 और 2 दोनों ही हमारे यहाँ देखने को मिलती है। हालांकि जब प्रावधान किया गया था भारतीय भाषाओं का यानी कि राजभाषा का, तो 8वीं अनुसूची में संविधान बनते समय 14 भाषाएं थी, लेकिन उसके बाद सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ दिया गया था। ठीक है, और ये सबसे पहली भाषा थी जिसको संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। और उसके बाद आप देखोगे 2004 में इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 4 भाषाएं और जोड़ दी गई थी और टोटल अब हो गई 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार में राज्य शब्द का अर्थ क्या है, जो कि आर्टिकल नंबर 12 में वर्णित है राज्य की परिभाषा। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, संघ सरकार आएगी, राज्य विधानमंडल आएगा, सभी स्थानीय प्राधिकारी आएंगे, सभी वैधानिक और गैर वैधानिक प्राधिकारी भी आएंगे जो सरकार के द्वारा वित्त रूप से अनुदानित हो या वित्तीय रूप से जो है कि पूरी तरीके से उसको प्राप्त होती है सहायता। तो ऐसे सभी संस्थाएं जो है कि किस में आएंगी, राज्य भाषा में आएंगी। और आर्टिकल 12 कहता है कि राज्य के द्वारा मौलिक अधिकारों के हनन करने के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता है। तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पे 83 का डी हो जाएगा, सभी बातें यहाँ पे सही हो जाएंगी। अगला प्रश्न 84, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में उदारवादी और बौद्धिक सिद्धांतों से संबंधित है। उदारवादी भी पूछा जा रहा है और बौद्धिक। तो अगर आप देखोगे आर्टिकल नंबर 44 जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूसीसी कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ये उदारवादियों की बात होती है। फिर यहाँ पे आर्टिकल नंबर 51 जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते की बात करते हैं, और आर्टिकल नंबर 48A की बात करेंगे जो कि पर्यावरण की रक्षा, सुधार करना, देश में वन्य जीवों की रक्षा करना, ये सारे प्रावधान आते हैं। तो ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे आपके उदारवादी। अगला प्रश्न है आपका 85 नंबर पे, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकते हैं। ध्यान देना मेरी बात कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त हो या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त हो, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में क्या काम कर सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो चुका है, रिटायर हो चुका है, उसको केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीश के रूप में उसे काम कराया जा सकता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब न्यायपालिका में कार्यों का जो है कि कह सकते हो कि कार्यों का जो है कि दबाव जब ज्यादा बढ़ जाता है और साथ में उपयुक्त संख्या के रूप में हमारे पास न्यायाधीश नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दोबारा काम पर रख लिया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है। तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य होते हैं क्या, गलत, मनोनीत के साथ निर्वाचित भी आपको लेने चाहिए थे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, लेकिन यहाँ पे संसद के दोनों सदनों के, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। देखो संसद के दोनों सदनों अर्थात कि लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी ले लिया, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी ले लिया, तो ये दोनों ही शामिल होते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो शामिल नहीं होते, बल्कि राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। अगला पॉइंट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या विधि सही है क्या नहीं। तो इसमें पूछा रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 149 कैग के कर्तव्यों और शक्तियों का वर्णन करता है, बिल्कुल सही है। किसी राज्य के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है, नहीं। अब यहाँ पर कैग को आप समझ लीजिए, हालांकि पहला स्टेटमेंट केवल सही है क्योंकि आर्टिकल नंबर 148 में कहा गया कि कैग की एक स्थापना होगी भारत में, और आर्टिकल नंबर 49 उस कैग की शक्तियों और कर्तव्यों का वर्णन करता है, ये बात सही है। और कैग के द्वारा जो रिपोर्ट की जाती है, अगर वो संघ की संचित निधि या संघ के जो है कि प्रावधानों का वर्णन कर रहा है तो वो तो दे देगा राष्ट्रपति को, लेकिन अगर किसी राज्य के खातों से संबंधित कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है तो संबंधित राज्यपाल को दी जाती है, न कि राष्ट्रपति को। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। और क्यों गलत है ये भी मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना, और इस टेस्ट की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उस पीडीएफ के लिए आपको क्या करना, हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना है, ठीक है। किस राज्य विधानमंडल में द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय का मतलब होता है विधानसभा और विधान परिषद। अब यहां पर देख लेते हैं कि क्या अगले पेज पे कोई कूट वगैरह तो नहीं दिया है, तो नहीं, कूट नहीं दिया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखोगे महाराष्ट्र हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्तमान में केवल 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर राज्य विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है, जिसमें एक आपका महाराष्ट्र हो गया, दूसरा आपका कर्नाटक हो गया, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश हो गया,
ठीक है। तीसरा आपका उत्तर प्रदेश हो गया, और अभी आपको 3 और राज्य बताने हैं। वो 3 और राज्य कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो मैं 2 और बताता हूँ, एक आपके लिए छोड़ूंगा। एक हो गया आपका तेलंगाना और एक आपका हो गया आंध्र प्रदेश, लेकिन अभी एक राज्य बचा है जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? विधायी, कार्यपालिकी और न्यायिक शक्तियां सरकार के 3 अलग अलग स्वतंत्र अंग हैं। ये बात तो सही कही गई है, वहां पे तीनों अलग अलग होते हैं। राष्ट्रपति केवल राज्य का प्रमुख होता है, सरकार का नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे वो राष्ट्र का प्रमुख होता है और साथ में वो सरकार का प्रमुख भी माना जाता है। राष्ट्रपति और उनके सचिव अपने कर्तव्यों के लिए कांग्रेस के प्रति जिम्मेदार नहीं है, बिल्कुल सही बात है। जैसे भारत में क्या होता है, सरकार अर्थात राष्ट्रपति और जो सरकार है उनके समस्त जो मंत्री परिषद लोग हैं ये सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, लेकिन अमेरिका में नहीं होते। राष्ट्रपति कांग्रेस के निचले सदन प्रतिनिधि सभा को भंग नहीं कर सकती, यानी कि सीनेट को, यह भी बात सही है। तो केवल बी वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन प्रणाली का गुण नहीं है? संसदीय शासन अर्थात की जो ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था है या भारत में भी जो व्यवस्था अपनाई गई है इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। तो कौन कौन सी व्यवस्था है, और यहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था जो नहीं देखी जाती, जैसे विधायिका और कार्यपालिका के बीच में सामंजस्य होता है, चेक एंड बैलेंस, बिल्कुल सही है। वैकल्पिक सरकार का एक निर्माण होता है, जब हम सत्ता पक्ष का चयन कर लेते हैं, यानी कि जब हम किसी सरकार को चुनते हैं 2019 में, 2014 में, 2024 में, तो जो बचे हुए लोग जो हार जाते हैं, सरकार नहीं बना पाते, केवल संसद में बैठते हैं, तो विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं वैकल्पिक सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और व्यापक प्रतिनिधित्व भी मिलता है, लेकिन ये निरंकुशता को बढ़ावा नहीं देता है। ठीक है, निरंकुशता को बढ़ावा नहीं देता है। अगला पॉइंट है यहाँ पे 91 प्रश्न, जनहित याचिका पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे पीआईएल अमेरिकी न्यायशास्त्र से उधार लिया गया है क्या? तो ये भी बात सही है। और पीआईएल किसी विधि अथवा अधिनियम में परिभाषित नहीं, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही बातें सही हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानवतावाद, अन्वेषण और सुधार की भावना को विकसित करने का उल्लेख किया गया है। किसके पास किया गया है? तो मौलिक कर्तव्य में कहा गया ये बातें कि हम लोगों में वैज्ञानिक मनोवृत्ति और मानवतावाद जैसी भावना को विकसित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए यहाँ पे आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है, और आईपीएस यानी इंडियन पुलिस सर्विसेज होती है, और आईएफएस यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज होती है। लेकिन इसमें भारतीय राजस्व व्यवस्था, जिसको इंडियन रेवेन्यू सर्विस कहते हैं, ये आपकी अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत नहीं आती है। अगला पॉइंट है यहाँ पे 94 प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पॉइंट क्या मतलब, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की अवधि के लिए अधिकृत करता है? मतलब कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति है उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय से वो सलाह ले सकता है, तो ये उसकी सलाहकारी शक्ति होती है, यानी कि परामर्शी शक्ति। आर्टिकल नंबर 143 के अंतर्गत ऐसा कहा गया है। और आर्टिकल नंबर 124 में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि 95 में कि अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे उनके पास कौन कौन से प्रमुख विभाग दिए गए थे, तो इनका मिलान करना है। जैसे अगर मैं बात करूं वैज्ञानिक अनुसंधान की बात करूं तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी थे एक तरीके से। और अगर मैं बात करूं शिक्षा की तो यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी हो जाएंगे। स्वास्थ्य की बात करूंगा तो ये राजकुमारी अमृत कौर हो जाएंगी। और रक्षा विभाग की बात करूंगा तो सरदार बलदेव सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सरदार बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली की शुरुआत की थी? ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है पीवाईक्यू के अंतर्गत, और ये हो जाएंगे आपके लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ने इसकी स्थापना 1956 में कर दी थी। कब की थी? 1959 में, जब वो भारत का वायसराय बन जाता है। यानी ये जो प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष होता है 1857 का, तो उसके बाद 1859 में जो है कि इसके द्वारा कर दी जाती है विभागीय पद्धति या विभागीय प्रणाली है, इसकी शुरुआत की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? और राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब हो गया आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत हमें यहाँ पे चर्चा करनी है। अगला पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं कि आपातकाल की उद्घोषणा का इसके जारी होने की तारीख से 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है। लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किए जाने के पश्चात आपातकाल को निश्चित तौर पर रद्द कर दिया जाना चाहिए। मतलब कि लोकसभा साधारण बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर देती है तो क्या आपातकाल को निश्चित तौर पर रद्द किया जा सकता है? तो यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है।
तो आप देखोगे पहला स्टेटमेंट गलत हो रहा है, क्योंकि आपातकाल की उद्घोषणा का इसके जारी होने के 2 माह नहीं बल्कि 1 माह के अंदर इसका अनुमोदन चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इट मीन्स कि डी ऑप्शन दूसरा सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कम्युनल अवार्ड के बारे में, नहीं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, जो कि 1909 में लेकर आया था ये गधा कहीं का। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए गए भारतीय संविधान के अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो ये भी मैंने आपको पीवाईक्यू में पढ़ा दिया है। तो आप देखोगे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां इस समय हो चुकी थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? तो संविधान सभा के बारे में बात की जा रही है। तो सिंह को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के सुलेखक थे, यानी कि जो भारतीय संविधान को लिखा जा रहा था हैंडरिटन में, तो उसमें सेकंड ऑप्शन तो सही है कि प्रेम बिहारी नारायण। अब जैसे ये कोई प्रावधान नहीं बना रहे थे, बल्कि जैसे अलग अलग कमेटियों के द्वारा जो विचार दिए जा रहे थे कि अंबेडकर जी ने कोई विचार दिया, नेहरू जी की कमेटी ने दिया, पटेल जी की कमेटी ने दिया, या राजेंद्र प्रसाद जी की कमेटी ने दिया, BN राव जी ने कोई सलाह दी, तो ये सभी लोग अपने अपने पेपर पे लिख रहे थे रफली टाइप में। ठीक है, और उसके बाद किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया जिसको कहा गया कि आप एक अच्छी सुंदर राइटिंग में सुंदर सुलेख के तौर पे आपको लिखना है। तो वो कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगर सभी लोग लिखते तो सबकी राइटिंग अलग अलग होती, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती। दूसरा, इन्होंने सिंह को प्रतीक नहीं बनाया था बल्कि हाथी को बनाया था। सिंह को तो बाद में भारतीय सरकार के द्वारा बनाया गया, शुरू में इन्होंने सिंह को नहीं बल्कि हाथी को बनाया था। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया सकता है? तो देखिए, मूल अधिकार को आप संशोधित कर सकते हो क्या? तो हम कहेंगे नहीं। मूल अधिकार के लिए आपको आर्टिकल नंबर 368 का प्रयोग करना होगा, और उसमें भी बशर्ते कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं तोड़ सकते। संसद में गणपूर्ति के बारे में बात करें कि 1/10 चाहिए या 1/20 चाहिए, इसके बारे में हम बाद में मतलब कि सामान्य बहुमत से कर सकते हो। और नए राज्यों का जो प्रवेश होता है या स्थापना, ये भी आपको जो है कि साधारण बहुमत से कर सकते हो। और राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या सृजन की बात करेंगे, तो राज्य में विधान परिषद की सृजन या समाप्ति, जो कि आर्टिकल नंबर 169 में, तो ये भी कर सकती है संसद। अर्थात 2, 3, 4 ये तीनों को ही किया जा सकता है सामान्य बहुमत से। अगला प्रश्न है, कोयलहो मामला ये किससे संबंधित है, या जिसको इन शॉर्ट हम लोग कहते हैं IR कोयलहोवाद, जो कि ये निर्णय जो आया था दोस्तों, ये आया था आपका 2007 में, और ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित विवाद था, और ये 9वीं अनुसूची से संबंधित था। ठीक है, 9वीं अनुसूची। इसमें क्या कहा गया था कि जो IR कोयलहोवाद था जो 2007 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो भी 9वीं अनुसूची में प्रावधान डाले हैं उसका अब जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। वो भी कब से? 24 अप्रैल 1973 के बाद से अगर कोई भी प्रावधान इसमें डाला गया है और अगर वो सरकार संविधान के मतलब खिलाफ है, तो उसका क्या किया जाएगा? जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के बारे में कौन से कथन सही है? इसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य राजनीतिक दल के रूप में मान्यता अगर प्राप्त होगी तो क्या ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनेगा? बिल्कुल बनेगा। इस आधार पे आप देखोगे 2 पार्टियां ऐसी हैं जिनको राज्य स्तर की मान्यता प्राप्त थी, अब उन्हें राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल चुका है। जैसे 2012 में गठित आम आदमी पार्टी, इसको वर्तमान में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल चुका है। जैसे इसने गुजरात में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, दिल्ली में ऑलरेडी करती है, पंजाब में इसकी अपनी सरकार है, तो और भी विभिन्न राज्यों में आप देखोगे इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, तो इसको भी बनाया गया। दूसरी आप देखोगे NPP, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो कि अरुणाचल प्रदेश की पार्टी है, वहां के 4 राज्यों में इसको राज्य स्तर का दर्जा मिला हुआ है, इसलिए इसको अब राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरे की बात करें तो मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव के दौरान केवल 20 स्टार प्रचारक रखने की अनुमति है, ऐसा कुछ नहीं है। 20 स्टार प्रचारक की नहीं बात है, बल्कि 40 स्टार प्रचारक की बात होती है। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आ जाइए, अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख आर्टिकल नंबर 239 के अंतर्गत किया गया है क्या? तो मैं कहूंगा नहीं किया गया है। अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के मामले पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, जबकि इसके लिए राज्यसभा क्या करेगी? 2/3 यानी कि 2/3 विशेष बहुमत से जब प्रस्ताव को पारित करेगी। तो बिल्कुल दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें जिला न्यायाधीशों की, तो ये आर्टिकल नंबर 233 में वर्णित है। कितने में? 233 में वर्णित है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मणिपुर राज्य के संबंध में एक विशेष प्रावधान किया गया? तो मैंने आपको बताया था अपने शॉर्ट नोट्स की क्लास में, मणिसी, जो मणिसी टिक लगाओगे तो आपका आ जाएगा 371C हो जाएगा।
ये मैंने बताया था आपको, ट्रिक बता रखी थी, अगर जिन लोगों ने क्लासेस देखी होंगी तो वो आराम से समझ लेंगे। और अगर 371D की बात करूंगा तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाएगा, और अगर 371A की बात करूंगा तो ये आपका नागालैंड से संबंधित हो जाएगा, और 371B की बात करूंगा तो ये आपका असम से संबंधित हो जाएगा, 371B। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा की समिति और अध्यक्ष सुमेलित नहीं है? जैसे प्रक्रिया संबंधी नियम, ये जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी क्या? तो यहाँ पे ये मिलान करने के लिए पूछा रहा, तो ये तो सही है। मौलिक अधिकारों की जो उप समिति थी JB कृपलानी साहब थे, यह भी सही है। संघ संविधान समिति पे GV मावलंकर नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू। जिस भी कमेटी में आप संघ वर्ड यूज हो जाए, जैसे संघ संविधान हो गया, संघ शक्ति हो गया, तो JL नेहरू। और प्रांतीय संविधान पटेल जी के पास थी, तो C वाला ऑप्शन गलत है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद किस अधिनियम के माध्यम से जोड़े गए थे? तो आप देखोगे जो ट्रिब्यूनल की बात करेंगे तो भाग 14A में जोड़ा गया है, या अगर हम अनुच्छेद की बात करेंगे तो भाग मतलब अनुच्छेद 323A में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये ट्रिब्यूनल की बात होती है। लेकिन यहाँ पूछा रहा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा, तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, लोकपाल संस्था का सृजन करने वाला पहला देश कौन सा है? तो लोकपाल संस्था जो जिसको हम लोग ऑम्बुड्समैन भी कहते हैं, ऑम्बुड्समैन की बात करेंगे तो स्वीडन में है, स्वीडन में है। ठीक है, और हालांकि अब तो भारत में भी हो चुका है, इसके ऊपर जो काम करना था तो भारत में भी हो गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, SR बोमई बनाम भारत संघ का मामला जो 1994 में दिया गया था, ये एक ऐतिहासिक निर्णय से संबंधित है। वो क्या था? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। यानी इसमें यह कह दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो कि जब राज्यपाल जो है कि अपने घर पे जो है कि मतलब अपने आवास में बहुमत सिद्ध नहीं कराएगा, बल्कि कहाँ कराएगा? राज्य विधानसभा के सदन पे कराएगा। और अगर राज्यपाल ने अपने आवास पर किसी भी प्रकार के विधेयक को, यानी कि किसी भी प्रकार के जो बहुमत को स्थापित किया और उसके बाद उसने गलत तरीके से सरकार बनवाई है, तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा उस सरकार को भंग करके जो पहले की सरकार थी उसे गठित कर देगी। यहां तक उसने सख्ती ले ली थी, तो इसलिए इसको माना जाता है कि बहुत ही ऐतिहासिक फैसला भी रहा है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगर हम अनुच्छेद 108 की बात करें तो कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, बिल्कुल सही होती है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, ठीक। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट कहते हैं आम भाषा में। और अनुच्छेद 122 संसद में प्रयुक्त भाषा, जो संसद में हम भाषा प्रयुक्त करते हैं, इसके लिए आपका 122 नहीं होगा बल्कि 120 हो जाएगा। और 122 किससे संबंधित होगा? ये न्यायालय द्वारा जो संसदीय कार्यवाही की जो जांच नहीं की जाएगी, ये प्रावधान बनाया गया है इसमें। अब यहां पर हम आते हैं 111 नंबर पे, एक संयुक्त लोक सेवा आयोग सृजित की जा सकती है, यानी कि JPSC, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये गठित की जा सकती है किसके आधार पे? तो आप देखोगे संसद के अधिनियम द्वारा, संसद जब अधिनियम बनाएगी तब इसको जो है कि गठित किया जा सकता है। अगला, विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ है, यानी भारत जो है विनाशकारी राज्य, यानी राज्यों का विनाश तो किया जा सकता है लेकिन भारत यानी जो संघ है उसका विनाश नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? तो देखिए यहां पर आप देखो कि संघीय कार्यपालिका का हिस्सा कौन है? महान्यायवादी, नियंत्रक मालिका परीक्षक, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। तो अब ये बड़ा जटिल प्रश्न है आपके सामने। तो आप देखोगे कि जो संघीय कार्यपालिका है उसके अंतर्गत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नहीं आते, आर्टिकल नंबर 148 के तहत। ये एक संवैधानिक संस्था के रूप में ये काम कर रहे होते हैं। संसदीय कार्यवाही के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रम की बात पूछी जा रही है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जैसे प्रश्नकाल कब से शुरू होता है? ये आपका शुरू होता है 11 बजे से लेकर 12 बजे, फिर शून्यकाल शुरू हो जाता है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक के, और फिर प्रस्ताव की बात करेंगे और आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की चर्चा सामान्यतः 2 बजे के बाद या 2:30 बजे के आसपास की जाती है। तो इसमें करा सही क्रम में, तो भाई स्टार्टिंग में तो आप पहले प्रश्नकाल करोगे, शून्यकाल करोगे, यानी सेकंड और फर्स्ट के हिसाब से अगर आप मिलाओगे तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। देन आफ्टर देखें अगर हम, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा धन विधेयक के संदर्भ में सही नहीं है? धन विधेयक के बारे में कौन सा सही नहीं है? इसमें किसी भी कर का अधिरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन अथवा विनियमन शामिल नहीं है, यही गलत है। ये सभी चीजें शामिल होती हैं। इसमें भारत की संचित निधि से धन का विनियोग होता है, बिल्कुल सही बात है, जिसके लिए संसद की सहमति चाहिए होती है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन भी है, यह भी सही है। और 110 में धन विधेयक से संबंधित परिभाषा दी है, जबकि आर्टिकल नंबर 109 में धन विधेयक को प्रस्तुत और उसके बारे में प्रक्रिया जो है उसके बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के संबंध में सही नहीं है? बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित एक मान्यता प्राप्त भाषा है क्या? तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष BG खेर साहब थे, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2, यहाँ पे दोनों ही सही है। हालांकि बोडो को जो जोड़ा गया था ये 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो के साथ 3 भाषाएं और थी।
तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों, और आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी, प्रश्न भी आपको समझ में आ रहे होंगे। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, रात के 9 बजे के आसपास मिल जाएगी। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन अर्हत नहीं है? तो देखिए, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हैं, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश भी हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं, क्योंकि ये राज्य के मानवाधिकार आयोग के लिए तो अर्हत हो सकते हैं, लेकिन केंद्र के मानवाधिकार आयोग यानी कि सेंट्रल लेवल पे जो काम करता है राष्ट्रीय स्तर पे, उसके लिए हाईकोर्ट वाले व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डी हो गया। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में लिखा है कि उल्लिखित विषयों के संबंध मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच कर सकता है। कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसपे जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वो जांच कर सकता है? तो राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर संघ सूची में कोई उल्लंघन हो रहा है तो इस पे आपका एनएचआरसी देखेगी, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय स्तर पे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संथानम समिति से संबंधित नहीं है? तो इसका गठन 1962 में एक भ्रष्टाचार रोधी समिति के रूप में किया गया था। क्या संथानम समिति की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे ये बात तो सही है। और इसका उद्देश्य सभी सार्वजनिक निजी विभागों में हेराफेरी या अव्यवस्था का पता लगाना और उसका रोकथाम था। तो देखिए, सभी सार्वजनिक उद्देश्यों में जो हेराफेरी और व्यवस्था जो है कि अगर बात की जा रही है तो इसको देखोगे, अब इसमें देखोगे कि इसने दांडिक न्याय प्रणाली में सुधार की भी सिफारिश की थी, यह भी सही है। लेकिन यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि सरकार के साथ फरेब करने वाले किसी भी लोक सेवक को दंडित किया जा सकता है। इसके बारे में ज्यादा प्रावधान यहाँ पर नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित है या से संपर्क कर सकता है? कौन कर सकता है भाई इसमें? तो आप देखोगे लोकपाल भी करेगा, केंद्र सरकार भी करेगी, विशिल ब्लोअर भी करेंगे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही बातें यहाँ पे सही है। नेक्स्ट बात करेंगे 121 नंबर के प्रश्न पे, सीबीआई को अपनी शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से प्राप्त होती, क्योंकि सीबीआई बहुत चर्चा में है तो इसीलिए पूछा जा सकता है ये प्रश्न। और सीबीआई कोई वैधानिक निकाय नहीं है, तो दोनों ही बातें सही है, क्योंकि इसकी स्थापना की बात करें तो संथानम समिति 1962 से 64 के बीच में जो है कि इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई, और इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी। किसके अधीन की गई थी? गृह मंत्रालय के अधीन की गई थी। हालांकि ये जो अपनी शक्ति प्राप्त करता है, ये पहला स्टेटमेंट सही है, और ये कोई वैधानिक निकाय नहीं है। अगला प्रश्न है, लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2016 के बारे में बात करेंगे। तो विधेयक में कहा गया है कि एक लोक सेवक को अपनी संपत्ति देनदारियों की घोषणा करनी होगी, और दूसरा प्रश्न यहाँ पे बताया जा रहा है स्टेटमेंट कि ऐसी घोषणा करने का रूप और तरीका केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों ही बातें सही है, जैसा केंद्र सरकार कहेगी वैसे ही लोक सेवक को अपनी सारी जानकारी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें सरकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। और इसने संविधान के एक नया भाग 9B को शामिल किया, यह भी सही बात है, क्योंकि ये सहकारी समिति से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देखोगे 1 और 2 दोनों सही है। अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल की अगर मैं बात करूंगा तो आर्टिकल में 43B जोड़ा गया है, ठीक है, 43B जोड़ा गया। भाग में अगर मैं बात करूं तो 9B जोड़ा गया है, ठीक। और मूल अधिकार की बात करूं तो वहां पर भी इसमें चेंजेस किए गए, मूल अधिकार में भी किए गए 19(1)C के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? अब जैसे आप देखोगे दिनेश गोस्वामी समिति भी है, JS वर्मा समिति भी है, इंद्रजीत गुप्ता समिति भी है, लेकिन इंजेती श्रीनिवास समिति या इससे नहीं बल्कि कॉर्पोरेट मामले के मंत्री जो है उनको कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर अपनी सिफारिश देने के लिए बनाई गई थी, अर्थात ये CSR से संबंधित है, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित है। बाकी दिनेश, JS वर्मा, इंद्रजीत ये तीनों इलेक्शन कमीशन रिफॉर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का सदस्य नहीं था जब इसको गठित किया गया था? तो KM पडिक्कर साहब थे, फजल अली की अध्यक्षता में थी, और HN कुंजरू थे, हृदयनाथ कुंजरू, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। ये थे आपके JVP कमेटी के, अर्थात JVP कमेटी का मतलब हो गया कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये लोग के अंतर्गत थे ये, लेकिन 1953 में नहीं थे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उनके कालक्रम के अनुसार बताना है कि जब उनका निर्माण हुआ, जैसे नागालैंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा। तो आप देखोगे उत्तराखंड तो सबसे लास्ट में भाई, सन 2000 में, सॉरी 2002 लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा सा सही कर लें, 2000 में। नागालैंड की बात करेंगे तो 1963 में आता है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र पे जरा आप विचार कर लेना मेरे साथ, तो महाराष्ट्र को आप देखोगे 1960 में, जो कि विदर्भ, सौराष्ट्र वगैरह से अलग होकर गुजरात और महाराष्ट्र अलग हो जाते हैं। और इसके बाद आप देखोगे महाराष्ट्र के बाद नागालैंड 1963 में। हरियाणा की बात करेंगे तो पंजाब हरियाणा, जो कि 1966 है। तो इस तरीके से इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो A ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका,
भारत के संविधान के तहत नागरिकता निम्नलिखित में से किस सूची में वर्णित है? तो भाई जो भारतीय संविधान की जो नागरिकता का प्रावधान होता है वो आपके संघीय सूची में वर्णित होगा। नेक्स्ट है 128, भारत की या भारत में नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता त्याग देता है तब उस व्यक्ति के प्रत्येक नाबालिग बच्चे को भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। नाबालिग बच्चे की बात की जा रही है, ठीक है, बालिग नहीं, जो 18 वर्ष से कम है उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तब भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। दोनों बातें सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 129, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्टिकल नंबर 54 की अगर हम बात करें, क्योंकि ये भी प्रोविजन वाले बहुत बार पूछे जाते हैं, तो देखो राष्ट्रपति के चुनाव की बात कही गई है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया है, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, लेकिन 57 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव की योग्यता नहीं है। योग्यता की बात करोगे तो ये होता है 58 में, जबकि 57 में क्या कहता है? पुनर्निर्वाचन के बारे में है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी संवैधानिक अधिकार है किसमें? आर्टिकल नंबर 300A में। आर्टिकल नंबर ये एक 300A के अंतर्गत जो है कि अधिकार बन चुका है। नेक्स्ट आप देखोगे, निम्नलिखित में से किसी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया गया? तो ये किसने कहा था डीपीएसपी के बारे में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य के नीति हिंसक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित नहीं है? अब ग्राम पंचायतों को संगठित करना, उन्हें आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करना, ये तो महात्मा गांधी जी का कोर एरिया था, मतलब कि प्रमुख विचार था। वहीं राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना, ये नहीं था। अनुसूचित जाति जनजाति और समाज के अन्य वर्गों के शैक्षणिक हित आर्थिक हित की बात करते थे, ये भी सही है। नशीले पेय और नशीले दवाओं के सेवन पर रोक लगाना, ये भी सही है। बी वाला स्टेटमेंट इसके अंतर्गत नहीं बल्कि उदारवादी विचारधारा में आता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करो, ये उदारवादी है न कि गांधीवादी विचार है। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं, तो जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू की गई भाई? तो ये की गई थी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। ब्रिटिश सरकार अधिनियमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1833 के चार्टर अधिनियम ने ईसाई मिशनरी लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भारत आने की अनुमति दी, तो पहला ही स्टेटमेंट आप देखोगे कि गलत हो जाए, क्योंकि 1813 नहीं बल्कि 1833 नहीं बल्कि 1813 के चार्टर में कहा गया था ये बात। वहीं 1813 के चार्टर अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को उनकी विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया था, तो ये बात गलत है, ये 1833 में की गई थी। तो ये आपस में अपोजिट लिख दिए गए, यानी सी हो जाएगा, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। अगला पॉइंट है, भारत में राज्य सचिव का कार्यालय निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से बनाया गया था भारत के अंतर्गत? तो ये 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाह्य हस्तक्षेप के बनाने की मांग सबसे पहले किसके द्वारा स्वीकार की गई थी? तो ये था आपके अगस्त प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव जब आया था तो उस समय इसकी बात की गई थी। नेक्स्ट है, उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया गया था? तो भाई उद्देश्य प्रस्ताव जो कि नेहरू जी के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसको 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया था। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र के सबसे विस्तृत स्वरूप का पालन करता है? तो वो हमारा स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ठीक है, स्विट्जरलैंड, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें लोग खुद प्रतिभाग करते हैं हर एक चीज में। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करें तो ये किसने कहा? तो ये आपके हो जाएंगे आइवर जेनिंग्स साहब होंगे या कौन होंगे? ग्रेनविल ऑस्टिन होंगे, क्योंकि आइवर जेनिंग्स ने भी कुछ कमेंट किया, लेकिन यहाँ पे ग्रेनविल ऑस्टिन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है? तो संसदीय शासन प्रणाली की बात करेंगे तो इसमें विधायिका के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व भी है और नाम मात्र और वास्तविक अधिकारियों की उपस्थिति, जैसे नाम मात्र में राष्ट्रपति, वास्तविक में प्रधानमंत्री, ये सही है। लेकिन संसद का आवधिक विघटन ये शामिल नहीं है और संसद की संप्रभुता ये भी नहीं है हमारे यहाँ संप्रभुता किसकी है? संविधान की होती है। तो 40 का मतलब 140 का बी हो जाएगा, 2 और 3 दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें भी किसकी जांच होगी? जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है कि जांच करी जाएगी तब हटाया जा सकता है। इसमें हाई कोर्ट का भी कोई रोल नहीं हो सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाएगी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और इन्हीं के द्वारा इसको हटाया भी जाएगा। लेकिन हटाने के लिए भी क्या किया जाएगा? जब आपके लोकसभा और राज्यसभा में जो है कि विचार चलेगा, प्रस्ताव चलेगा, तब हटाया जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है? तो आप देखोगे राजमन्नार समिति भी है जो कि तमिलनाडु का प्रस्ताव था, सरकारिया आयोग भी है
और वहीं पुंछी आयोग भी है। अगर पुंछी आयोग का गठन की बात करें तो 2007 में गठित हुई, सरकारी आयोग 1983 में हुई थी, और राजमन्नार कमेटी जो कि 1969 में तमिलनाडु सरकार ने गठित की थी, डीएमके सरकार ने। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानसभा के सदस्य की योग्यता मानदंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप यहां पर देखोगे तो विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाले व्यक्ति को संबंधित राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना भी जरूरी है। तो ये बात सही है कि नहीं? यदि वह उनके लिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए। तो यहां पर आप देखोगे 144 की दोनों बातें यहां पर सही कही गई हैं। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। हालांकि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में भी आपको बताया था कि चोल शासन में भी सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की बात होती है, लेकिन यहाँ गवर्नर की बात हो रही है। तो 1882 का इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था जिसके तहत लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय स्वशासन की बात कही गई थी। सीबीआई के गठन की बात करें तो अभी हमने पढ़ा कि इसको 1963 में गठित किया गया था संथानम समिति की सिफारिश पर। विधान परिषद में मनोनीत सदस्य किस क्षेत्र से चुने जाते हैं? तो भाई वो साहित्य से भी, सहकारिता आंदोलन से भी, समाज सेवा से भी, उपरोक्त डी। और इनका जो मनोनयन होता है वो राज्यपाल के द्वारा किया था 1/6 सीटों पर। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में अनिवार्य प्रावधानों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 73वें संवैधानिक संशोधन की बात की जाए तो अनिवार्य प्रावधानों में जो है वो कितने? 11 हो जाएगी। भारत के पहले लोकपाल कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष जी भारत के पहले लोकपाल थे। समझ में आ गया? भारत के पहले लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष जी थे। आगे देखते हैं, और ये हमारा अगला और आखिरी प्रश्न होगा, और इसकी पीडीएफ फिर आपको 9 बजे तक मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपको यूपी पीसीएस के लिए सारा कंटेंट प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अभी भी आपके पास समय कि आप 20 दिन में रिवीजन कर सकते हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, अगर इनकी बात की जाए तो ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं पेंशन की, ध्यान देना, पेंशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका भारित होता है केंद्र सरकार की संचित निधि पर। किसकी? केंद्र सरकार की संचित निधि पर पेंशन जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है। लेकिन वेतन और भत्ते ये आपकी राज्य संचित निधि पर भारित होती है। तो ये तो थे आपके टेस्ट नंबर 4 हो चुके हैं, और कल आपको ध्येय आईएएस का भी टेस्ट देखने को मिलेगा। हालांकि हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन में 2-2 टेस्ट दें, लेकिन अभी इतनी सारी क्लासेस पेंडिंग है जिसे मैं जल्दी से जल्दी कवर करना चाह रहा हूँ। फरवरी लास्ट होने के बाद आपको सारी की सारी क्लासेस खत्म हो चुकी होंगी, केवल आप सीसेट कर रहे होगे मेरे साथ और टेस्ट पेपर कर रहे होगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।